मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 द मॉडर्न पीरियड, और ये हिस्ट्री का चैप्टर है। पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। और बाय द वे मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि हम क्लास 8 के जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, उनके सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि अब लगभग क्लास 7 का कोर्स कंप्लीट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 द मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि मॉडर्न पीरियड जो हेडिंग में दिया है ये होता क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा, हमें क्लास 6 के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इन क्लास 6 दैट यू हैव स्टडीड अबाउट द पीरियड फ्रॉम स्टोन एज टू डेवलपमेंटल ऑफ सिविलाइजेशंस एंड मैनी एम्पायर्स ऑफ इन इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा वर्ड मीनिंग कहा गया है कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमने स्टोन एज देखा था। सबसे पहले हुआ क्या था क्लास 6 में कि हमने हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 6 में, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो अर्ली मैंस होते थे वो लोग सबसे पहले यहाँ पे रहना स्टार्ट किए। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास जितने भी स्टोन्स थे उनसे उन्होंने सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया, उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो टाइम जो था ना, जब अर्ली मैन स्टोन एज में थे। स्टोन एज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जिस समय जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो स्टोन एज पे ही डिपेंड करते थे। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था स्टोन एज का पीरियड, और स्टोन एज से क्या हुआ, थोड़ा सा अर्ली मैन से एडवांस्ड हुए। उनके यहाँ पे क्या हुआ, सिविलाइजेशंस होने लगे, डेवलपमेंटल ऑफ सिविलाइजेशंस। इसका क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि उनका जो आसपास की चीज़ें थी ना, उन्हीं को वो लोग डेवलप करने लग गए। जैसे पहले स्टोन का यूज़ करते थे, फिर स्टोन से वो लोग शार्प एजेस बनाने लगे, हंटिंग उनकी बेटर हुई। हंटिंग करने के बाद वो लोग फूड गैदरिंग शुरू कर दिए, फूड गैदरिंग के बाद उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसी को कैसे सिविलाइजेशन यानी कि ग्रोथ होना, बढ़ोतरी होना। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि स्टोन एज वो टाइम होता है जहाँ पे वो लोग स्टोन की इस्तेमाल किए जाते थे, और उसके बाद जहाँ से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो इस वक्त तक हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि इस तरीके से हमारा हिस्ट्री था। और ये जो टाइम पीरियड था स्टोन एज का, चाहे हो या फिर चाहे डेवलपमेंटल और सिविलाइजेशन हो, इस टाइम को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। आप इन चीज़ को नोट कर लीजिए कि इस टाइम पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम कहा करते थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब अगला क्लास, और फिर क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि अर्ली मैंस का फेज़ ख़त्म होता है। उसके बाद इंडिया में काफ़ी तरह के किंगडम्स उभर के आते हैं, जिसमें से नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में थे, जैसे कि टर्किश लोग थे, दिल्ली सल्तनत था, रीजनल पावर्स था, और फिर था एंड में मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड अपनी क्रूएल्टी के कारण ख़त्म हो चुका था इंडिया से। तो फिर अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे मॉडर्न पीरियड। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक टाइम, अर्ली मैंस का टाइम। फिर क्लास 7 में हमने पढ़ा था मेडिवल पीरियड, जो कि बीच का टाइम था। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड, यानी कि जब हमारा आखिरी राजा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ था? ये 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी होता है यानी 1700 से लेकर के 18th तक, इस सेंचुरी तक चला था हमारा मॉडर्न पीरियड, और इसके बाद तक का जो सेंचुरी है वो भी ठीक है। तो यही था हमारा 18th सेंचुरी, इसका टाइम पीरियड कब शुरू हुआ था? 1707 के बाद, जब मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो था वो 1707 में मर गए थे। तो उन्हीं के मरने के बाद का जो टाइम पीरियड था ना, उसी के बाद से अपना स्टार्ट हो गया था मॉडर्न पीरियड। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो ओल्ड सिस्टम था हमारे इंडिया में, मुगल्स जो थे उन्होंने ओल्ड सिस्टम रख रखा था। पहले तो इतना सिविलाइज नहीं थे ना, तो ओल्ड सिस्टम ख़त्म होता है, फिर नए नए आइडियाज़ और उभर के आते हैं इंडिया के पॉलिटिकल हॉरिजॉन में। क्योंकि हमें पता है कि मुगल्स जैसे औरंगज़ेब का एंड हो जाता है, उसके बाद मुग़ल जो थे उनका वैसे ही डिक्लाइन होना, पावर शुरू हो जाती है 1707 के बाद। उसके बाद का टाइम को 1707 के बाद ही 18th सेंचुरी का टाइम स्टार्ट होता है, जो कि हमारा मॉडर्न पीरियड इतिहास में
कहलाता है। उनके बाद हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे अपने पावर्स में आने लगते हैं और पूरे इंडिया का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है, ना कि उसके हाथ में, मुगल्स के हाथ में। तो कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो था मॉडर्न पीरियड का ना, ये तब से स्टार्ट होता है जब यूरोपियंस इंडिया में घुस के आते हैं। इस पीरियड में उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इन्होंने पूरी तरह एक्सप्लॉइट यानी ख़राब कर दिया था इंडिया को। और जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो जिस कंपनी के नाम से आए थे उसका नाम इन्होंने रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो मतलब ये ब्रिटिशर्स जो थे ये लोग वैसा कुछ सोच के नहीं आए थे कि ये इंडिया पे कब्ज़ा वगैरह करेंगे। ये मेनली एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए थे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने देखा कि यहाँ इंडिया का तो हालत बहुत बुरा है, मुगल्स जो थे वो वैसे ही डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कंपनी बट इट टुक द एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द लार्ज कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर ये कंट्रोल ले लेते हैं। फिर 1858 जो साल था ना, उसके अंदर पूरी तरह इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला चुका था, यानी कि पूरी तरह हमारा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था। अब 19th जो सेंचुरी का जो वक्त था, यानी 1800 से लेकर के 1900 था, ठीक है। तो ये जो अपना टाइम पीरियड था, इसके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कुछ काम किए थे कि वो अपने पावर्स को एक्सटेंड और कंसोलिडेट कर सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में मिलिट्री अपनी खड़ी कर दी थी, रेलवेज़ बना दिए थे, पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, काफ़ी तरह के एक्ट्स को भी पास किए थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी पावर्स को 1858 के बाद कंसोलिडेट किया था कि उन्होंने मिलिट्री एक्शन स्ट्रॉन्ग कर दिया, अपनी सर्विसेज जो इंट्रोडक्शन टू रेलवे से उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इंडिया में पोस्टल सर्विस नहीं था वो सब इन्होंने खोल दिया। अब यहाँ पे द रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था कि काफ़ी तरह के हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने अपनी आज़ादगी की पहली लड़ाई लड़ी थी 1857 में, जो कि बहुत मेजर लेवल का रिवोल्ट हुआ था, जो कि पहला युद्ध किया गया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जो कि किसी इंडियन ने किया था। तो वो क्या था, हमारी आज़ादगी की पहली लड़ाई थी, जो कि एक मेजर इवेंट पे हुआ था। लेकिन जो कॉलोनियल पावर यानी कि ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो उन्होंने दबा दिया था, उन्होंने इंडियंस को दबा दिया था। हुआ क्या था कि ब्रिटिश जो थे ना वो लंबे समय तक इंडिया पे रूल किया, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की जो थी ना ये नेशनल मूवमेंट पे स्ट्रेंथ होने लग गई, यानी कि वो लोग विरोध करने लग गए ब्रिटिशर्स का। लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स तो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने मतलब देखा कि इंडिया जो था ये बात बात पे मतलब विरोध कर रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था, नेशनल मूवमेंट पे हो रहा था ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंडिया के हम एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करेंगे ताकि जो उनकी यंग जनरेशन है वो ऐसा कुछ ना कर सके। फिर कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इन्हीं सब के दौरान एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स, यानी इसी टाइम एक पार्टी उभर के आती है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में आती है। ये ईयर आपको याद रखना है कि 1885 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उभर के आती है उसी टाइम जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने की कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी, 1857 में पहला इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था, 1707 में वो औरंगज़ेब के डेथ के बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था, 19वीं सेंचुरी में उन्होंने कंसोलिडेट किया था। तो ये सारे कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, उसके बाद कहा गया कि 20th सेंचुरी जैसे एंट्री करते हैं इंडिया में, यानी कि 1900 से लेकर के 2000 तक का जो टाइम था उसके अंदर बहुत तरह के मेजर इवेंट पार्ट लेते हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो अपना पूरा का पूरा एक बंगाल था वो दो पार्टों में हिस्सों में बट जाता है। एक बटा था वो
वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का पार्ट बन गया था, और एक बटा था वो ईस्ट बंगाल जो कि अभी फ़िलहाल में बांग्लादेश है। तो इन 2 पार्टों में बट चुका था अपना बंगाल। तो उसी टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, 20वीं सेंचुरी की एंट्री होते ही उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम्स को अलग कर दिया था, होम रूल लीग, ये भी होता है कुछ, ये आपको डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक भयानक इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम था जालियनवाला बाग मैसेक्रे। इसके अंदर ही ग्राउंड में गार्डन में कुछ सभा बैठी हुई थी, उसी समय ब्रिटिशर्स के सोल्जर ने उन पर अटैक कर दिया था। तो ये सारे कुछ मेजर इवेंट्स जो कि आपको याद रखना है। पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल लीग एंड जालियनवाला बाग मैसेक्रे। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू पैसिफाई इंडिया टू वीकन देयर स्ट्रगल। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिया जो था उसने 1857 का जो विरोध था वो नेशनल मूवमेंट पे हुआ था। तो उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने क्या की थी, वो समझ गए थे कि इंडियन धीरे धीरे अगर यूनाइट हो गया, स्ट्रांग हो गए, तो फिर तो हम हार ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, यानी कि चेंजेस करना। उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया में चेंजेस की थी ताकि उनकी फ्रीडम में स्ट्रगल उल्टा बढ़ती ही जाए। लेकिन इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल को एंड करता है, 1947 में इंडिपेंडेंस को गेन करता है इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी की लीडरशिप में, और भी बहुत तरह के नेशनल लीडर्स के लिए। लेकिन जैसे ही 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है, उसी के कुछ टाइम बाद इंडिया जो था वो 2 पार्टों में बट जाता है, एक था इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ तक का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का पढ़ लिया है। अब हम इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें इन सारे चीज़ों के बारे में किस चीज़ से पता चलते हैं। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है भाई, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तब ना। तो कह रहे हैं कि हमें इन सारे पास्ट के बारे में, बिल्डिंग्स जो थे, ओल्ड बिल्डिंग्स को देख के पहचानते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो थे, इंस्क्रिप्शंस, बुक और बहुत तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमें ऐसे टाइमलाइन क्रिएट करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमने एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में किया था। अब वैसे ही हम इस मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें क्या कुछ चीज़ों से पता चलता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला था ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको नाम से ही पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट एक्चुअली में होता क्या था। ब्रिटिशर्स, मैंने बताया था कि वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स करते थे ताकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को वो बढ़ा सके। तो वैसे ही क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो रिफॉर्म्स वो करते थे ना, तो उन सारे रिफॉर्म्स का वो लोग डॉक्यूमेंट बना लेते थे, और वही सारे डॉक्यूमेंट आज भी कहीं ना कहीं कैद करके रखी जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके हमारे हिस्टोरियंस जो है वो पता लगाते थे कि उस समय क्या था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर जो थे इंडिया पे 200 साल से ज़्यादा तक राज किया था उन्होंने, और इन तरह के रिफॉर्म्स की रिकॉर्ड उन्होंने रखी थी। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स ने की थी ताकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और मुश्किल बना दिया जा सके, तो उन सारी रिफॉर्म्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे इन सारी रिफॉर्म्स का नाम आया कहाँ से। सिंपल सी बात है, इन सारी रिफॉर्म्स को एक डॉक्यूमेंट में रखा गया, इन सबको रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, नाम से ही पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ब्रिटिशर्स अपने गवर्नेंस के लिए यूज़ करते थे, जो भी वो लोग रिफॉर्म्स चेंजेस करते थे, लॉ या रूल बनाते थे, तो उन सबको वो लोग एक डॉक्यूमेंट बना के केप्ट करते थे, तो उसी को कहते हैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। उन्हीं से वजह से हमें कुछ रिफॉर्म्स के नाम यहाँ पे पता है। एक है मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में चलाया गया था, ये सब आपको याद करना है। और दूसरा रिफॉर्म था रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन जो कि 1929 में था, और एक था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। ये सारे आपसे ये पूछ सकते कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट जो थे ये हम लोग को किस वे में मतलब हेल्प करती थी हिस्टोरियंस को मॉडर्न पीरियड के बारे में जानने के लिए। तो आप इसके लिए यहाँ से डे से लेकर के यहाँ टाइम तक लिखेंगे कि ये हमें कंडीशन बताता था उस ज़माने के लोगों का, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाता था कि उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरह के चलती थी। ऊपर से काफ़ी तरह के बिल्स से भी हमें पता चलता है। अब ये बिल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं,
तो बिल्स जो होते हैं ना, ये जब भी मतलब सरकार कोई मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस ज़माने में, वो कोई भी मतलब रूल को पास करते थे तो वो पहले कोर्ट वगैरह में जा कर के आगे वेरीफाई होता था ना, तो उसको बिल्स कहा जाता है। जैसे आज भी इंडिया में पार्लियामेंट बैठती है, तो जब लोकसभा राज्यसभा उसको वेरीफाई करती है तो उसके बाद वो रूल जो है ना वो लॉ बन जाता है। तो पहले जो वो रूल जब आगे ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो उसी को हम बिल्स कहते हैं। तो उस ज़माने में ब्रिटिशर्स का भी बिल्स होता था, एक था एल्बर्ट बिल और एक था आर्म्स बिल, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अपना सेकंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला था ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, ये आपको याद रखना, जिसके अंदर काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स की रिकॉर्ड रहती थी और ये हमारे को लोगों के बारे में, उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है। अब सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था अपना बुक्स। बहुत तरह के बुक्स लिखे जाते थे उस ज़माने में, प्रिंट किए जाते थे और वो सब आज भी पब्लिक या प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में रखे जाते हैं। बहुत तरह के बुक्स उस समय लिखे गए थे जो कि एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक था आनंदमठ, जिसको लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। सेकंड था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था। फिर था अनहैप्पी इंडियंस, जो कि लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। ये सब आज भी अवेलेबल है हम लोग के पास और टाइम टू टाइम ये रीप्रिंट किया जाता है। ये हमें बहुत कुछ मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। अब ये बुक्स हो गए, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हो गए। अब इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आता है अपना लेटर्स राइटिंग स्पीचेस, जो कि उस ज़माने में लिखी जाती थी। जो भी स्पीच वो लोग बोलते थे, जो भी लेटर्स थे वो। अब यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ है कि दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। यानी उस ज़माने में जिस टाइप की भी चेंजेस की जाती थी, डेवलपमेंट्स, उस सब का इन्फॉर्मेशन ही हमें देता है। जैसे कि काफ़ी सारी राइटिंग्स गांधी जी ने लिखी थी, जो कि एक म्यूज़ियम के तौर पे रखी जाती है, गांधी स्मृति, जो कि राजघाट के पास है। ये बिगेस्ट म्यूज़ियम है गांधी जी पे, जिसके अंदर 60,000 से ज़्यादा बुक्स है और 6,000 ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स भी है गांधी जी के। और ऊपर से क्या होता था, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, ये एक ऐसा स्लोगन था जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी स्लोगन्स दिए थे, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सारे ऐसे स्लोगन्स थे जो कि पेट्रियाटिक फीलिंग्स थे, यानी अपने कंट्री के प्रति ये लोग जागरूक करते थे। जब भी जो आम नागरिक थे वो जब अपने नेताओं के प्रति ऐसे तरह की भावनाओं को देखते थे, ऐसे स्लोगन्स को सुनते थे, तो उनके खून में उबाल आ जाता था और फिर वो विरोध करने लगते थे ब्रिटिशर्स का। अब ये था लेटेस्ट राइटिंग स्पीचेस। अब द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे प्रिंट किए जाते थे, तो उससे भी तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि जो कि बहुत तरह के न्यूज़पेपर थे, लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स और वर्नाकुलर पेपर्स। वर्नाकुलर पेपर्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में छपे जाते हैं, जैसे बंगाल में बंगाली, दिल्ली में दिल्ली की लैंग्वेज, बिहार में बिहारी। तो इस तरह की जो लैंग्वेज के बेस पे जो पेपर्स होते थे उनको वर्नाकुलर पेपर्स कहते थे। और बाल गंगाधर जो तिलक थे उनकी भी एक न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था केसरी, जो कि मराठी में छपता था। और एक और था अमृता बाज़ार पत्रिका, जो कि बंगाली में था। ये सारे न्यूज़पेपर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस थी और सारी जागरूक करने वाली चीज़ें थी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक प्रेस एक्ट को पास किया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि इन्होंने 1878 में पास किया था, ताकि जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ राइटिंग्स हो या जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो उसके ख़िलाफ़ ये एक्ट उन्होंने चलाया था। यानी कि कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते जिसके अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी राइटिंग्स ऐसे लिखी गई हो। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अंदर बहुत तरह की न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिए जाते थे, जैसे सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हरिसाहर पत्रिका, अमृता बाज़ार पत्रिका, भारत मिहिर, दक्का प्रकाश और साधारणी और भारत संस्कार। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो अपने गवर्नेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो सरकार किस तरीके से चलाते थे उनकी भी वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। वो लोग क्या करते थे, अलग अलग जगह पे सर्वेस करवाते थे इंडिया में,
और वो जो सर्वेस करवाते थे ना, तो उन सबको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उन रिपोर्ट्स तैयार करते थे, उन सर्वेस का रिपोर्ट तैयार करते थे। और ये सारे एडमिनिस्ट्रेशंस जो वो लोग करते थे, उनका ये लोग रिपोर्ट तैयार करते थे और सर्वेस कंडक्ट करते थे। और जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ना, ये सारे सर्वेस कंडक्ट करवाने के और रिपोर्ट्स बनाने के, ये था कि इंडिया को ये लोग अच्छी तरीके से जान सके। अगर मान लो किसी जगह पे विरोध होता है और वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को काबू कर लेते, उस जगह के रिपोर्ट तैयार करते कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से उस टाइम पे रोका था। तो अभी नेक्स्ट टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स के पास कोई भी ऐसे विरोध होती थी, तो वो रिपोर्ट्स को चेक करते थे, सर्वेस को चेक करते थे, और वो समझ जाते थे कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, ताकि वो इंडिया को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट थी गवर्नमेंट की, जो कि ट्राइब्स के ऊपर हो, कास्ट के ऊपर या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस है। अब जो ब्रिटिशर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स था इन सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स को बनवाने की, वो थी कि वो इंडिया को अच्छी तरीके से जान सके इससे पहले कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करे। जैसे कि एक सर्वे पे उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था, रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन, जो कि किया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। बिहार में भी एक ऐसा ही विरोध हुआ था जो कि 1913 से 1909 तक चला था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने सर्वेस की थे, उन सर्वेस की उन्होंने रिपोर्ट तैयार भी करवाया था। हाँ, तो हम यहाँ से वही पढ़ रहे थे कि मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण का उन्होंने सर्वे कर लिया था, उन्हें पता चल गया था कि कहाँ पे क्या चीज़ है और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है आसान। एक यही है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। आप इसको नाम से भी पहचान सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशंस करते थे, यानी कि वो लोग जिस तरीके से सरकार को चलाते थे, लोगों को हैंडल करते थे, तो उनकी वो लोग रिपोर्ट्स तैयार करते थे, उन सबको रिकॉर्ड करके रखते थे और सर्वेस कंडक्ट करते थे। उन सर्वेस पे वो लोग रिपोर्ट भी बनवाते थे। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट और डाटाबेस। अब जैसे कि आप अभी गूगल पे सर्च करोगे इन चीज़ों के बारे में, 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा, क्योंकि उस समय इंटरनेट और डाटाबेस। अब लिखा हुआ इंटरनेट और डाटाबेस, जैसे ये डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन प्रोवाइड अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आजकल बहुत तरह के इंटरनेट के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक है डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, जो कि ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने बनाया है इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए, ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके। ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल, ये सब डिजिटल है, यानी कि यहाँ पे आप नेट और इंटरनेट के थ्रू ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं। अब लिखा हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है ना, कलेक्शन होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, जो कि किसी इंटरनेट या सीडी के फॉर्म में रखी जाती है, डिस्क के फॉर्म में। और ये कई बार हमें मैगजीन्स में भी एक्सेस करने को मिलती है, आर्टिकल्स बुक में भी आप देखते हो पीछे सीडीज़ दी जाती है, तो वही सीडीज़ के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें दी जाती है। तो यही होते हैं इंटरनेट और डाटाबेस, यानी इंटरनेट के फॉर्म में, डाटाबेस के फॉर्म में, जहाँ से हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। चाहे आप गूगल को देखो, चाहे आप ये लाइब्रेरीज़ को देखो ना, इसी को इंटरनेट और डाटाबेस कहते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आखिरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि ओल्ड बिल्डिंग आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। अब ये चीज़ें जो है ना, ये भी एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब पुराने ज़माने में जो उनसे भी पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनकी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उनसे हमें पता चलता है उस ज़माने के बारे में। आर्टिफैक्ट्स और पीपल, यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग जो आज भी अलाइव है उस ज़माने के, तो उनसे हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा है लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने ये देखा है ना कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से रूल करते थे। तो ये सारे क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब लिखा जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है, ओल्ड बिल्डिंग्स का, आर्टिफैक्ट्स का, पीपल का, वो भी हमें बताता है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ था। बहुत तरह के पीपल जिन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल को देखा था और इम्पोर्टेंट चेंजेस देखे थे, वो भी अपने एक्सपीरियंस को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते जाते हैं। अब लिखा हुआ है आखिरी में कि मॉडर्न पीरियड का जो हिस्ट्री है, ये इंडिया की सफरिंग्स को दिखाता है कि जब ब्रिटिशर्स के वो लोग अंदर में आते थे, और अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस भी दिखाता है, जो कि फॉरेन पावर्स से था।
अब यहाँ पे ड्यूनो में लिखा हुआ है कि बहुत तरह के चेंजेस जो थे ना वो इंडिया में टुक प्लेस की थी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप। यानी कि अब इंडिया में हम जानते कि काफ़ी तरह के बाहरी लोग आए थे, तो उन्होंने काफ़ी तरह के यहाँ पे चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाए थे आर्किटेक्चर के अंदर, काफ़ी तरह के रिवॉल्यूशंस चलवाए थे। जैसे कि यूरोप्स में बहुत तरह के लोग आए थे, तो उन्होंने रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, सर जिसे मैंने गलती से रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो बहुत तरह के चेंजेस इंडिया में टुक प्लेस की थी इन सारी चीज़ों के वजह से। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मॉडर्न पीरियड। इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने सारे टॉपिक्स, जो भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स जो थे गवर्नमेंट की, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ के समझ लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।